हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, तो आज लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करेंगे बेटा, कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये आज का लेक्चर ओवरव्यू है बच्चे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका नाम है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, ये क्या चीज होती है। ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं वोल्टेज कम हो गई है, वोल्टेज ज्यादा हो गई है, वोल्टेज 220 है ना, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, है ना। तो वो वोल्टेज क्या है, मतलब क्या है इस वोल्टेज का। ठीक है, टेक्निकलिटीज के अंदर वोल्टेज का क्या मतलब होता है। हमें लगता है कि करंट और वोल्टेज लगभग बराबर बात होती होगी, है ना। झटका लग रहा है, वोल्टेज से भी झटका लग रहा है, करंट से भी झटका लग रहा है। एक्चुअली में करंट और वोल्टेज के बीच में डिफरेंस क्या है, बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा आता है कि बैटरी कैसे काम करती है, क्योंकि आपने ये चीज जरूर देखी होगी, बैटरी जब आप खरीद करके लाते हो उस पर लिखा होता है 2 वोल्ट्स, 2.5 वोल्ट्स, 6 वोल्ट्स, 9 वोल्ट्स, है ना। तो वो एक्चुअली में बैटरी के अंदर ऐसा क्या है, बैटरी ऐसा क्या रोल कर रही है। ठीक है, ऐसा क्या पॉजिटिव नेगेटिव और उसके ऊपर क्यों इस तरह की इंफॉर्मेशन दी होती है कि ये इतने वोल्ट जनरेट करेगी। ठीक है ना, तो वो चीज हम पढ़ेंगे कि बैटरी कैसे काम करती है, बैटरी का एक्चुअल मतलब क्या है। 4th नंबर पर सर्किट डायग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पाथ दिखाना बहुत जरूरी है, पाथ को समझना बहुत जरूरी है। जिस पाथ पर करंट चलता है, जिस पाथ पर कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जिनको सर्किट एलिमेंट्स कहते हैं। देखो यहां वर्ड यूज करा गया सर्किट एलिमेंट्स, इसको आप सर्किट कंपोनेंट्स कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कह सकते हो। ठीक है ना, और सब अपने अपने में मतलब रिसर्चेज हैं। जैसे आपने सुना भी होगा बैटरी, स्विच भी ऑन मोड में, ऑफ मोड में, रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस एक वर्ड सुना होगा आपने, और वोल्ट मीटर, एम मीटर। ठीक है, तो ये कैसे जुड़ते हैं, किस तरह से एक सर्किट सेटअप किया जाता है, वो सब चीजें हमको आज पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद कुछ एनटीएससी के चैलेंजर प्रॉब्लम्स हमेशा की तरह आज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पिछले चैलेंजर प्रॉब्लम्स की भी कुछ डिस्कशन हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है ना, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था कमेंट्स में लिखने के लिए। तो बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं। आप पोटेंशियल का मतलब क्या समझते हो। देखो, पोटेंशियल का मतलब होता है कि वो चीज कितनी सक्षम है। सक्षम समझते हो ना, एबिलिटी, कैपेबिलिटी क्या है। पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ये किस चीज की कैपेबिलिटी की बात हो रही है। देखो, पिछले पूरे लेक्चर के अंदर हमने चार्ज और चार्ज के फ्लो के बारे में बात करी थी, है ना, चार्ज के बारे में और चार्ज के फ्लो के बारे में। उसी के आगे बढ़ते हुए हम अब चार्ज का पोटेंशियल देखने वाले हैं। आप मुझे एक बार बताओ, चार्ज कर क्या सकता है, चार्ज क्या कर सकता है। आप बोलोगे कि चार्ज सर या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। अगर लाइक चार्जेस आ जाते हैं तो रिपेल कर देगा, अनलाइक चार्जेस आ जाते हैं तो अट्रैक्ट कर लेगा। यानी अगर मैं एक जगह पर एक पॉजिटिव चार्ज रख के स्टैब्लिश कर दूं, एक पॉजिटिव चार्ज स्टैब्लिश कर दूं, एक जगह पर रख दूं उसको, ठीक है ना, और उसके इन्फ्लुएंस में दूसरा एक चार्ज लेकर के आऊं, उसके इन्फ्लुएंस में यानी उसकी कैपेबिलिटीज के अंदर, उसके दायरे में, उसकी फील्ड में। ये फील्ड वर्ड जो है ये 12th क्लास के अंदर बहुत ज्यादा सुनने में आएगा आपको। ठीक है ना, थोड़ा सा 10th में भी आता है मैग्नेटिक फील्ड सुनने को। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको नहीं बताया जाता 10th क्लास के अंदर। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती होगी। ये मैग्नेट है, इसके आसपास एक दायरा बनता है, एक दायरा, एक एरिया बनता है। उस एरिया के अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेट आता है या लोहा आता है ना, या लोहे के जैसा कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि जो मैग्नेट से प्यार करने वाले लोग हैं। ठीक है ना, आयरन आता है, निकल, कोबाल्ट, इस तरह के कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो प्यार करते हैं मैग्नेट से, यानी उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, है ना। तो मैग्नेट का एक दायरा, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ऐसी चार्ज का भी अपना एक दायरा होता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है सब डायरेक्शंस के अंदर, जैसे एक बल्ब में से सब दिशाओं में रोशनी निकलती है ना। लाइट रेज सुना होगा आपने, रे ऑफ लाइट निकलती है, बल्ब जल रहा है उसमें से सब तरफ प्रकाश निकलेगा, सब तरफ रे ऑफ लाइट निकलेगी। ऐसे चार्ज में से भी सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो भी आएगा, अगर वो चार्ज पार्टिकल हुआ तो या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। वो डिपेंड करेगा कि किस नेचर का उसके ऊपर चार्ज है ना। तो
तो वही बात यहां पर हो रही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं? क्या ये कोई फिजिकल एंटिटी है? आंसर है हां, ये एक फिजिकल एंटिटी है। ठीक है ना, कि भाई एक चार्ज दूसरे चार्ज पर रिपल्शन लगाएगा या अट्रैक्शन लगाएगा, कितनी दूरी पर, कितने मैग्नीट्यूड की, है ना? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने मैग्नीट्यूड की लगाएगा, कितनी दूरी पर आने पर लगाएगा और कितनी लगाएगा। ठीक है ना, ये सारे सवाल हैं, और इन सारे सवालों के जवाब आपको जब मिलेंगे तो यानी आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, और उस फॉर्मूले के अंदर वो सब चीजें होंगी जो इसको समझाएंगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ठीक है ना, लेकिन बच्चे इसको डिटेल में तो आपको 12th क्लास में ही पढ़ना है। ठीक है ना, लेकिन बैटरी समझाने के लिए, बैटरी का वर्क समझाने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को समझाने के लिए थोड़ी सी बात 10th क्लास के अंदर इसकी करनी पड़ती है। ठीक है ना, पूरी बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी नहीं समझा पाऊंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझाने के लिए आपको पहले कंजर्वेटिव फोर्स समझना पड़ेगा, वो 11th क्लास का टॉपिक है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है ना, तो मैं बड़े बड़े शब्द ना यूज करके आपके आगे बड़े बड़े मतलब डायलॉग ना मार के, ठीक है, हम सिर्फ काम की बात करेंगे यहां पर, जिससे कि आपके दिमाग में यह चीज आ जाए कि बैटरी कर क्या रही है एक्चुअली में। ठीक है ना, बैटरी कहां से करंट लेकर के आ रही है? भाई बिना बैटरी के करंट चलता है क्या? बिना स्विच ऑन किए पंखा चलेगा क्या? बिना स्विच ऑन किए ये लाइट जलेगी क्या? नहीं, है ना? तो मतलब कहीं ना कहीं से तो कुछ जनरेट ऐसा हो रहा है जिस वजह से फ्लो बन रहा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बन रहा है। वो फ्लो कैसे बन रहा है उसी को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, वो फ्लो किस तरह से बन रहा है। तो वहां तक आने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बनाने के लिए हमको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, किससे इसको डिनोट करते हैं, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन है बस। ये मेन चीजें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो 12वीं में पढ़ोगे, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जो 11th में पढ़ोगे, तब जाकर के आपको इसकी डिटेल समझ में आएगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको कि थ्योरेटिकली बातें समझा पाऊं। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह मैं ज्यादा नहीं लिखने वाला, यहां पर काम की ही बातें लिखूंगा। ठीक है ना, अब जैसे ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज अपने दायरे में अपनी फील्ड में दूसरे पॉजिटिव चार्ज को झेल नहीं सकता। झेल क्यों नहीं सकता? रिपेल करेगा, नेचर ही ऐसा है। यानी इसको रोक करके, इसको बांध करके अगर मैं इसको पास लेकर के आऊंगा, ठीक है ना, तो आप सोच के देखना मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसको पकड़ के रखने के लिए। इसको तो पकड़ा ही हुआ है, ये बहुत बड़ा चार्ज है, इसको पकड़ा हुआ है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको पकड़ना पड़ेगा मुझे, छोटे को, इस छोटे को पकड़ना पड़ेगा मुझे, और इस छोटे को मैंने ना पकड़ा तो क्या होगा? ये झटक के पीछे जाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगी पीछे की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके ऊपर फोर्स लगेगी और ये झटक के पीछे जाएगा। ठीक है ना, तो इसको पकड़ के रखने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो इस बात को? ठीक है ना, और ऐसा दिखाया जाता है कि किसी चार्ज को बहुत दूर से, ये तरीका है चीजों को डिफाइन करने का। ठीक है ना, टेक्निकल डेफिनेशन है बस ये एक तरह की। ठीक है ना, कुछ इमेजिनेशंस है, कुछ असम्पशंस है। ठीक है, उसके बेसिस पर इसको समझाया जाता है कि एक चार्ज को बहुत दूर से लेकर के आया जा रहा है, एक चार्ज को बहुत दूर से लेकर के आया जा रहा है इसकी इंफ्लुएंस में। ठीक है ना, एक चार्ज को बहुत दूर से लेके आया जा रहा है, वो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सेम नेचर के चार्ज है दोनों। ठीक है ना, उसको बहुत दूर से लेके आया जा रहा है, आया जा रहा है, लाए जा रहे हैं, और कैसे ला रहे हैं पता है? विदाउट एक्सेलरेट करवाए, बिना एक्सेलरेट कराए, यानी धीरे 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 लेके आना है उसको, है ना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने किसी भी पॉइंट पर उसको छोड़ दिया क्या होगा? वापस जाएगा। किसी भी पॉइंट पर अगर मैंने अपना वर्क डन करना बंद कर दिया, हाथ हटा लिया इस पर से, क्या होगा? ये वापस जाएगा, ये इसको रिपेल करने लगेगा और इसकी फोर्स उस तरफ लगेगी और ये वहां जाके गिरेगा चार्ज। ऐसा ही होगा ना। तो मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको धीरे 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 लेकर के आऊं, आता जाऊं। मैं जितना वर्क डन इस चार्ज पर करूंगा, वर्क डन क्लास 9th, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं ना, फोर्स लगा रहा हूं और डिस्प्लेस भी कर रहा हूं, यानी मैं इस पर क्या कर रहा हूं? वर्क डन। और यही वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर होता जाता है। ठीक है, सीधा नाता होता है वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का। वर्क डन
मैं जैसे जैसे करता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, उतनी उतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जैसे 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 इसको पास लाता जाऊंगा उतनी उतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहा हूं ना, तो वर्क डन ज्यादा कर रहा हूं, वर्क डन ज्यादा कर रहा हूं तो उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती जाएगी, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये झटक के पीछे जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी इसको मिल जाएगी। वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? वो काइनेटिक एनर्जी मेरे वर्क डन की वजह से आई। मेरा वर्क डन क्या कर रहा था? मेरा वर्क डन इस पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवा रहा था। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवाने की ही चीज है। 11th में जाओगे आपको लगेगा कि मतलब अभी के लिए हो सकता है आपको ये लगे भाई पोटेंशियल एनर्जी तो सर mgh होता था, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। हमने तो यही पढ़ा 9th क्लास के अंदर। 4 तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है भाई, ठीक है ना। तो ये उसमें से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जिसकी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाला, लेकिन मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि आप खुद सोचो कि इस चार्ज को जब मैं बहुत दूर से ला रहा हूं और इस पॉइंट पर ला करके रख दिया, मैंने इस पॉइंट पर ला करके रख दिया, ठीक है ना, तो क्या होगा? ये इसके ऊपर खूब फोर्स लगाएगा, खूब फोर्स लगाएगा और इसको पीछे धकेल देगा। ऐसे ही होगा या नहीं होगा? और दूसरा केस सुनो, दूसरा केस सुनो, हो सकता है कि मैं इस चार्ज को इतनी पास ना लेकर के आऊं, इस ए पॉइंट पर ना लेकर के आऊं, हो सकता है मैं इसको कहीं बी पॉइंट पर लेकर के आऊं, इधर लेकर के आऊं, यहां लेकर के आऊं। तो आप मुझे बताओ इस पॉइंट से ए पर लाने में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इस पॉइंट से बी तक लाने में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों में से कौन सी मेहनत ज्यादा होगी? सोचो, दोनों में से कौन सी मेहनत ज्यादा होगी? इस पॉइंट से ए तक लाने में मेहनत ज्यादा या इस पॉइंट से बी तक लाने में मेहनत ज्यादा? आपका आंसर होगा सर ए तक लाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि विरोधी बैठा है ना, दुश्मन बैठा है ना, धक्के देने वाला बैठा है ना। तो इसलिए मैं जितना पास उसके लेकर के आऊंगा, मुझे उतना संघर्ष करना पड़ेगा, मुझे उतनी ज्यादा इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। यहां से यहां तक लाने में वर्क डन करना पड़ेगा ज्यादा, W1 मान लेता हूं मैं, है ना, वर्क डन करना पड़ेगा ज्यादा, और यहां से यहां लाने में वर्क डन करना पड़ेगा W2 यानी कम। तो वर्क डन 1 इज ग्रेटर देन वर्क डन 2। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ज्यादा काम मुझे कहां करना पड़ा? यहां लाने के लिए, है ना, ज्यादा काम कहां करना पड़ा? यहां लाने के लिए। अब पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं? अब पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं? तो हो गई वर्क डन की बातें, पोटेंशियल एनर्जी की बातें, काइनेटिक एनर्जी की बातें, है ना। पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं? इस वर्क डन को ना, इस वर्क डन को ना इसी चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। क्यू चार्ज होता है ना, इसी वर्क डन को क्या कर देते हैं? क्यू चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे यहां पर भी मैं क्या कर दूंगा? क्यू चार्ज से डिवाइड कर दूंगा। तो वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज को ही कहते हैं पोटेंशियल। वर्क डन अपॉन चार्ज को ही कहते हैं पोटेंशियल। यानी ए पॉइंट वाला जो पोटेंशियल होगा, जिसको मैं VA लिखता हूं, V से डिनोट करते हैं पोटेंशियल को, V से डिनोट करते हैं पोटेंशियल को, ठीक है। अगर मैं यहां वाला पोटेंशियल का नाम VA रखता हूं और यहां वाले पोटेंशियल का नाम VB रखता हूं, तो कौन सा ज्यादा होगा? ये बता रही है आपको कौन सा ज्यादा होगा। W1 बाय Q ही है V1, W2 बाय Q ही है V2। कौन बड़ा? V1 बड़ा और V2 छोटा। यानी मैं जितना पास लेकर के आऊंगा इस बड़े वाले चार्ज के इसको, उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा इस चार्ज का इसके ऊपर धक्का देने में। यानी इधर जोर से धक्का मारेगा, उधर धीरे से धक्का मारेगा। ए पॉइंट पर धक्का जो लगेगा वो जोर से लगेगा, और बी पॉइंट पर अगर चार्ज आएगा तो धक्का उतना जोर से नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा तो सही, है ना। यानी यहां पर एबिलिटी, पोटेंशियल का सबसे पहला मतलब मैंने आपको कहा था एबिलिटी, है ना, सक्षम कितना है ना। तो ये ए पर ज्यादा सक्षम है, मतलब ए पर ये ज्यादा इंफ्लुएंस्ड है और बी पर इसका इंफ्लुएंस थोड़ा सा कम है। ऐसी कोई दूर का पॉइंट होता तो और कम होता, ऐसी कोई और दूर का पॉइंट होता तो और कम होता, ऐसे इन्फिनिटी पर 0 होगा, ठीक है ना। ऐसे इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। तो इस तरीके से पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है बेटा। जिस चार्ज को लेके आ रहे हो ना, जिस चार्ज को लेके आ रहे हो ना, वर्क डन को उसी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। जिस चार्ज को लेके आते हैं वर्क डन को उसी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और वही बन जाता है हमारा V पोटेंशियल।
ठीक है, उस पॉइंट का पोटेंशियल, यानी इसको V1 लिखूं या इसको VA लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, इसको V2 की जगह यहां VB लिख देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। VA बड़ा है VB से, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, है ना। ठीक है, तो कुछ कुछ आइडिया लगा, फॉर्मूला तो आपको दिख ही गया। वर्क डन को 4 से डिवाइड करना है, पोटेंशियल आ जाएगा। वर्क डन को 4 से डिवाइड करना है, पोटेंशियल आ जाएगा। कौन से 4 से डिवाइड करना? इस 4 से, इस वाले 4 से नहीं, जो लेके आया जा रहा है उस वाले 4 से। समझ गए बात को? जो लेके आया जा रहा है उस वाले 4 से डिवाइड करना, ये मोटे वाले से नहीं। ठीक है, मोटे वाले का तो असर देख रहे हैं दूसरे पे, इसको रोक के इसका असर दूसरे पे देख रहे हैं, इसको थोड़ी हटा देंगे। फिर डिवाइड करने का मतलब हटा देना ना, डिवाइड करने का, तो इस वाले को हटाएंगे। इस वाले 4 से हमको प्यार नहीं है, हमको इससे बहुत प्यार है, इसको तो हमने पहले लिखा था, है ना। तो इससे हमको लगाव ज्यादा है, इसी का पोटेंशियल हम देखना चाहते हैं। इसी का पोटेंशियल मैं ए पर भी देखना चाहता हूं, बी पर भी देखना चाहता हूं, सी पर भी, डी पर भी, ई पर भी, फलाना फलाना पॉइंट्स पर, तो मुझे इससे ज्यादा प्यार है। ठीक है ना। और ये वाला जो चार्ज है उसको मैंने डिवाइड करके एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हां, पोटेंशियल डिफरेंस घटाना, 2 पॉइंट्स पर पोटेंशियल को घटाना। जैसे जैसे अभी यहां पर एक बड़ा सा चार्ज था जिसने अपना दायरा फैला रखा था, है ना, जिसने अपनी फील्ड को सब दिशाओं में फैला रखा था कि भाई आ जाओ देख लेते हैं, आ जाओ देख लेते हैं कौन आता है। तो भाई एक चार्ज आया, एक चार्ज को मैं लेकर के आया, मेहनत करता करता करता, बहुत मेहनत करता हूं मैं, है ना, मैं बहुत मेहनत करता 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 लेके आया, यहां रख दिया, ए पॉइंट पर रख दिया। बहुत मेहनत करता 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 लाया, बी पॉइंट पर रख दिया। ए पास है, बी दूर है, कहां पोटेंशियल ज्यादा होगा? ए पास है, बी दूर है, कहां पोटेंशियल ज्यादा होगा? आपका आंसर होगा सर ए पर पोटेंशियल ज्यादा, बी पर पोटेंशियल कम, है ना। वही वाली पिछली वाली स्लाइड की बात, यानी VA इज ग्रेटर देन VB, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना। अच्छा ऐसा है, मैं इस चार्ज को लाया कहां से था? उस पॉइंट की तो बात ही नहीं करी। इस चार्ज को मैं लाया कहां से था? उस पॉइंट की तो बात, लाया, लाके फाइनल तो यहां रखा, शुरू कहां से किया था? तो ऐसा बोलते हैं भाई शुरू किया था इंफिनिटी से, जहां कोई पोटेंशियल नहीं था। करी थी ना ये वाली बात अभी कि इंफिनिटी पर कोई पोटेंशियल नहीं होता। तो इधर इंफिनिटी है मान लो, इधर इसके पार सब इंफिनिटी है ना, यहां तो कोई पोटेंशियल नहीं है। इधर पोटेंशियल क्या है? V एट इंफिनिटी इज 0। ठीक, इंफिनिटी पर V क्या है? 0 है। तो वहां से चार्ज को लाए और यहां रख दिया, वहां से चार्ज को लाए और यहां रख दिया। इधर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इधर मेहनत कम करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो उधर से लाएं चाहे किधर से भी लाएं, है ना, दूर से ला रहे हैं, लेकिन बात ये बहुत दूर से ला रहे हैं, तो वहां से लाने पर ए पर रखने पर ज्यादा मेहनत, बी पर रखने पर कम मेहनत, है ना। अच्छा फिर एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए ना इंफिनिटी को भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए इंफिनिटी को भूल जाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हमको यहां का पोटेंशियल पता चल गया ना VA, और यहां का भी पोटेंशियल पता चल गया VB। लाइन से दिखा रहा हूं क्योंकि इस पूरी लाइन पर ऐसे ही पोटेंशियल होगा। एक स्फेरिकल पोटेंशियल सब जगह पर सेम होगा, डिस्टेंस उतना ही है ना, डिस्टेंस उतना ही उतना ही उतना ही उतना ही उतना ही। तो इसलिए मैंने इसको एक स्फेयर की तरह से दिखा रहा हूं, एक खाली स्फेयर है, मतलब इमेजिनरी एक स्फेयर समझ सकते हो आप यहां पर, जहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होगा। तो कोई बात नहीं भी समझे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि एक चार्ज को इस बार इधर से इधर लेके आना है आपने, बस। ठीक है, एक चार्ज को इधर से इधर लेकर के आना है, बस। ठीक है, VB से VA पर लेकर के आना है। ठीक है, बस इधर से इधर तक। इन्फिनिटी तक को भूल जाते हैं ना, इन्फिनिटी को हम भूल जाते हैं, इधर से इधर तक लेकर के आना है आपने चार्ज को। ठीक है ना। यहां पर पोटेंशियल VA है, यहां पर पोटेंशियल VB है। VA को हम क्या लिख सकते हैं? VA को हम लिख सकते हैं कितना वर्क डन किया था A पर, A तक लाने में, अपॉन में चार्ज। अभी देखा था ना, वर्क डन अपॉन में चार्ज, वो बड़ा होगा वर्क डन B पर जो किया उसको डिवाइड करके चार्ज से, है ना। अब मैं क्या निकालना चाहता हूं? मैं ये निकालना चाहता हूं भाई
इधर के पोटेंशियल में और इधर के पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है, इधर के पोटेंशियल में इधर के पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है, उसके हिसाब का जो वर्क डन निकलेगा उसको जब मैं चार्ज से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा वो। यानी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल अपना अपना आपको पता है, यहां का इंडिविजुअल पोटेंशियल आपको पता है, यहां का इंडिविजुअल पोटेंशियल आपको पता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो निकालना है, हाँ या ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। यही करते आ रहे हो आप लोग बचपन से, है ना। याद करो, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट क्या करते थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, जो बाद में बेचा, कॉस्ट प्राइस क्या है, जो पहले खरीदा, ये तो करते थे, है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल यहां पर भी यही करना है। मोमेंटम का चेंज याद करो, डेल्टा पी याद करो, है ना, डेल्टा पी याद आ रहा है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, उसको डेल्टा पी लिखा करते थे आप लोग 9th क्लास के अंदर। ऐसे इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेल्टा वी, इसको लिखेंगे डेल्टा वी। आओ लिखो, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, खत्म। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन वोल्टेज, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन वोल्टेज नहीं, चेंज इन पोटेंशियल को डेल्टा वी कहते हैं, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल को डेल्टा वी कहते हैं और इसी का दूसरा नाम वोल्टेज है, इसी का दूसरा नाम वोल्टेज है, ठीक है। पोटेंशियल के डिफरेंस को ही वोल्टेज कहते हैं, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए मैंने इक्वल टू लिख दिया। कभी शंका नहीं होनी चाहिए आपके माइंड के अंदर, जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वही इन दोनों के बीच के पॉइंट्स की वोल्टेज है, ठीक है ना, वही इन दोनों बीच के जो ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट बी और पॉइंट ए, इसके बीच की वोल्टेज है, ओके। जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही इनके बीच की वोल्टेज। बोलो, दोहराओ इस चीज को, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस वही इन दो पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज को डेल्टा वी लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं। आप जानते हो वी फाइनल क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, वही वर्क डन जो यूजर से ला करके यहां रख के किया था। वर्क डन फाइनल कहां पर है भाई, ए पर है, अपॉन चार्ज माइनस वर्क डन बी अपॉन चार्ज, ठीक ठीक। यहां रखा डेल्टा वी, यहां रखा डेल्टा वी, डिनोमिनेटर कॉमन है ना, चेक कर लो आप, डिनोमिनेटर कॉमन है, ठीक है। तो बस कॉमन डिनोमिनेटर है क्यू, और ऊपर क्या लिखा गया है, वर्क डन ए माइनस वर्क डन बी, यानी इन दोनों के बीच का वर्क डन जो कुछ भी होगा, ठीक है ना, यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वर्क डन जो भी ए बी वाला है, वर्क डन ए बी, मतलब ए बी के बीच का जो वर्क डन है, ठीक है ना। तो वर्क डन जो यहां से लेके यहां तक लाने वाला, उसी को 4 से आपने डिवाइड कर दिया और वही बन जाती है पोटेंशियल डिफरेंस, वही बन जाती है पोटेंशियल डिफरेंस, वही कहला जाती है वोल्टेज, वही कहला देती है वोल्टेज, ठीक है। तो सर ये बैटरी और ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव, ये 220 वोल्ट के झटके, ये 440 वोल्ट के झटके का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो अभी बैटरी जब आएगी ना तो समझाता हूं आपको कि वहां पर ये काम कैसे हो रहा है और बैटरी किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है करंट के फ्लो में, किस तरह से घुमाती है वो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना। उससे पहले थोड़ा सा आपको यह पता होना चाहिए कि इसके अंदर टेक्निकलिटीज क्या 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 है, टेक्निकल बातें क्या क्या हैं, ठीक है। तो आपने यहां पर क्या किया, आपने यहां पर यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल माइनस कर दिया, है ना, उसको आपने डेल्टा वी लिख लिया। और वोल्टेज आपको पता वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, जो वर्क डन यहां से यहां ला करके करना पड़ेगा आपको, वो आपने ऊपर लिख दिया और नीचे 4 लिख दिया। यही करते आ रहे हो अब तक, उधर से लेके आ रहे थे तो भी यही कर रहे थे, इधर से इधर लेके आ रहे हो तो भी यही कर रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ठीक है जी, समझ में आ गया। डेल्टा वी इज इक्वल टू जो भी वर्क डन आपको लगा डिवाइड में चार्ज कर दिया, ठीक है ना। जिस भी चार्ज को आप खिसका करके लेके आ रहे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खिसका करके ला रहे हो, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बचपन से जानते हो इस चीज को, ठीक है। थोड़ी सी यूनिट्स की बातें कर लेता हूं, है ना। थोड़ी सी यूनिट्स की बातें कर लेते हैं। ऐसा है भाई, वोल्टेज की एसआई यूनिट
होती है वोल्ट्स, वोल्ट्स है ना। वर्क डन की एसआई यूनिट बताओ क्या होती है? वर्क डन की एनर्जी की एक ही होती है, जूल, है ना। तो वर्क डन की हो गई जूल, और क्यू बोले तो चार्ज, उसकी क्या होती है? कूलॉम्ब, है ना, कूलॉम्ब। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप कि ऐसा यूनिट तो इसकी वोल्ट्स है, इसकी एक और तरह की यूनिट्स भी ऐसे लिखी जा सकती है, जूल पर कूलॉम्ब, है ना। ऊपर क्या लिखा? जूल लिखा, नीचे क्या लिखा? कूलम लिखा। जूल पर कूलम, जूल डिवाइड बाय कूलम, पर का मतलब डिवाइड ही होता है, जूल पर कूलॉम्ब, ठीक है। या फिर आप इसको वोल्ट्स बोल लो, ठीक है, यहां पे इसको वोल्ट्स बोल लो, यहां पे इसको जूल पर कूलम बोल लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी लिखा जाता है ये ऐसे कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम्ब, है ना। वोल्टेज की जगह वोल्टेज, वर्क डन की जगह 1 जूल, और चार्ज की जगह 1 कूलम, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1 वोल्ट कब कहलाएगी? 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा भाई? ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू 1 कब आएगी? सोचो, इसकी वैल्यू 1 कब आएगी? जब ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, दोनों 1 हो, ऊपर नीचे दोनों 1 हो। तो यहां भी इसको 1 रख करके, यहां भी इसको 1 रख करके एक टेक्निकल डेफिनेशन बना लेते हैं, डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है। डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे भाई? 1 वोल्ट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि 1 कूलम के चार्ज को, 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने पर अगर 1 जूल का वर्क डन होता है, 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए अगर 1 जूल का वर्क डन होता है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। 1 कूलम के चार्ज को जब आप खिसका के लाते हो और 1 जूल का वर्क डन करते हो, तो इसको 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया? वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है ना। इसको अगर ये डेल्टा वेल्टा देखने में कोई दिक्कत अगर हो रही है ना आपको, आप बस इतना याद कर लो भाई, ठीक है। अगर आप बिल्कुल मेरी तरह हो, ठीक है, तो आप सिर्फ इसको ऐसे याद कर लो, ये देख, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, खत्म, ठीक है। बस इसको याद कर ले, बात वही है, बात वही है। क्या निकालना है? वोल्टेज निकालना है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, कितना वर्क डन किया गया पर यूनिट चार्ज, कितना वर्क डन किया गया पर यूनिट चार्ज। 1 कूलम के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह हिलाने में कितना वर्क डन किया गया, वही वोल्टेज होती है, वही पोटेंशियल डिफरेंस, वही वोल्टेज होती है। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एक ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्क इज डन बाय द बैटरी। कौन सा वर्क डन करती है बैटरी? ये बैटरी का कैसा वर्क डन होता है, कौन सा वर्क डन होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, ठीक है। बैटरी क्या करती है? देखो, आप में से जिन जिन बच्चों ने ड्राई सेल देखा होगा, ड्राई सेल वही वाला, वो जो घड़ियों में लगते हैं, ठीक है ना, और रिमोट के अंदर लगते हैं, टीवी रिमोट वगैरह में, ठीक है, उसी की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा सेल होता ना, वो ऐसा थोड़ा इस तरह का सेल होता ना, वो ऊपर से इसकी कैप होती है ना, ऊपर से इसकी कैप होती है, नीचे इसका मेटल बॉटम होता है, ऊपर कैप नीचे मेटल बॉटम, ऊपर मेटल की कैप होती है, कैप भी मेटल की होती है, बॉटम भी नीचे मेटल का होता है ना, बाकी उसकी इलेक्ट्रोलाइट की बॉडी होती है पूरी, ठीक है। अंदर कैथोड एनोड होता है, वो सब बातें आपने बचपन में पढ़ी हुई है 8th क्लास के अंदर, तो मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा बहुत ज्यादा। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने वाला हूं और वर्क डन की बात करने वाला हूं कि कैसे वो वर्क डन करती है। भाई पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वर्क डन तो करना है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वर्क डन ही तो करना है पर यूनिट चार्ज, वही करना है, ठीक है। तो ये बहुत गंदी बनी है ड्राइंग, इसको अच्छी सी बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे बना लेता हूं, लेटा हुआ, ठीक है ना। ये सेल हो गया, ये सेल हो गया। आपने सेल पर देखा होगा, सेल पर देखा होगा, एक तरफ प्लस लिखा होता है, एक तरफ माइनस लिखा होता है, और यहां कहीं ऐसे इस जगह पर ऐसे लिखा होता है कि भाई 2 वोल्ट है, ठीक है। तो हम सीधा ही लिख लेते हैं भाई, ठीक है ना, हम सीधा लिख लेते हैं 2 वोल्ट, ठीक है। अब ये 2 वोल्ट का मतलब क्या है? अगर किसी बैटरी के ऊपर 2 वोल्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल और इसके नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। यानी 1 कूलम के चार्ज को हिलाने में यह 2 जूल का वर्क डन करेगी। बस 1 कूलम के चार्ज को हिलाने में यह 2 जूल का वर्क डन करेगी। यह मतलब है ये चार्ज को हिलाती कैसे है। अब बात यह आती कि भाई ये वर्क डन करती कैसे है। ये तो समझ में आ गया भाई, 2 वोल्ट लिखा हुआ है तो चलो ठीक है कि भाई ये 2 जूल का वर्क डन करेगी 1 कूलम के चार्ज पर। 1 कूलम के चार्ज पर 2 जूल का वर्क डन है ना। धीरे से धक्का मारेगी उसको, 2 जूल पर धक्का मारेगी। सोचो ये 12 वोल्ट की बैटरी होती तो क्या होता। ये 12 वोल्ट की बैटरी होती, ठीक है, तो क्या होता। अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी होती तो क्या होता। 12 वोल्ट की बैटरी होती तो ये 12 जूल का वर्क डन करती है कूलम के चार्ज पर, और तेज धक्का मारती उसको, भाग निकल, है ना, और जोर से धक्का लगता है इसको चार्ज को। ठीक है, अब ये कब धक्का मारना शुरू करती है। क्या ऐसी पड़े पड़े धक्का मारती रहती है। आपको बैटरी को कनेक्शन के अंदर सेटअप करना पड़ता है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर उसको डालना पड़ता है, उसको किसी ना किसी चीज से जोड़ना पड़ता है, किसी ना किसी अप्लायंस से जोड़ना पड़ता है, किसी ना किसी रेजिस्टेंस से, बल्ब से, फैन से, किसी ना किसी चीज से उसको जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के बैटरी अपना काम शुरू करेगी। ठीक है ना, नहीं तो इसके अंदर जो एनर्जी है वो स्टोर्ड रहती है। वैसे धीरे धीरे डिके होती रहती है, हल्के फुल्के रेडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर चलते रहते हैं। ठीक है ना, वो सारी बातें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हैं। ठीक है, अपन लोग अभी 10th क्लास की फिजिक्स में तो ऐसी बातें डिस्कस करने वाले नहीं है। ठीक है, कि कौन से रिएक्शंस होते हैं, कैसे रिएक्शन होते हैं, बड़े होके अपने आप पढ़ लेना भाई। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। चलो, मैं ये कह रहा था कि पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड के बीच का डिफरेंस 12 वोल्ट है। क्या ये डिफरेंस बहुत जरूरी है होना। क्या ये डिफरेंस होना बहुत जरूरी है किसी चार्ज को चलाने के लिए। आंसर है हां। आंसर है हां, चार्ज को चलाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। यानी करंट को चलाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। बिना वोल्टेज के करंट नहीं आता, बिना वोल्टेज के करंट नहीं चलता। ठीक है, जैसे आपने, हो सकता है ये एग्जांपल सुना भी हो। ठीक है, कि एक टैंक है वाटर का, टंकी है पानी की। ठीक है, वो ऊपर तक भरी है, वो ऊपर तक भरी है, और एक और टैंक है पानी का, वो ऊपर तक नहीं भरा है, वो नीचे भरा है। ठीक है ना, इधर तक भरा हुआ बस वो। ठीक है, इधर तक भरा हुआ है, और मैंने इन दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया, मैंने इन दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आप समझ जाना, मतलब इधर का पानी बह करके इधर आने लायक हो गया है ना। मैंने दोनों को पाइप से जोड़ दिया। आप बताओ क्या ये कंडीशन स्टेबल है। क्या ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है क्या ये स्टेबिलिटी अचीव करेगी, ऐसी रहेगी ये। आंसर है नहीं। आंसर है नहीं। क्या होगा, ये होगा कि भाई यहां का पानी बह करके यहां आ जाएगा, और कब तक बहता रहेगा, कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों तरफ की टंकियों का पानी बराबर ना हो जाए। यानी इसका लेवल उठ ना जाए और इसका लेवल गिर ना जाए। इसका लेवल गिरेगा गिरेगा गिरेगा, उसका लेवल उठेगा उठेगा उठेगा। एक बार जब दोनों बराबर लेवल पर आ जाएंगे तो अब नहीं बहेगा पानी, अब नहीं बहेगा पानी। ऐसा ही कुछ एनालॉजिकली, एनालॉगी का मतलब होता है एक चीज को देख करके दूसरी चीज को समझ लेना, एक चीज को देख करके दूसरी चीज समझ लेना। ऐसी आप बैटरी को समझ के देखो, बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव है। एक टर्मिनल हाइयर पोटेंशियल पर है, दूसरा टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर है। ऐसे यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी इस पानी की, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम थी। बताओ पोटेंशियल का डिफरेंस था क्या नहीं था। ये तो वाला पढ़ा है आपने, एमजीएच, ये तो पढ़ा है। एमजीएच ज्यादा है, हाइट ज्यादा है पानी की, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और यहां कम होगी, तभी ज्यादा से कम की तरफ फ्लो कर गया, तभी तो ज्यादा से कम की तरफ पानी फ्लो कर गया। ऐसे ही ज्ञान, जो नॉलेज होती है वो किसी नॉलेजेबल पर्सन से कम नॉलेजेबल पर्सन पर पहुंचती है ना। एक ज्यादा हम अपने गुरुओं से सीखते हैं, ठीक है ना, अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो हम जब अपने गुरु से सीखते हैं, इसका मतलब वो हमसे थोड़ा ज्यादा ही जानता है भाई। वो गुरुजी हमसे थोड़ा ज्यादा ही जानते हैं, हमारे टीचर हमसे थोड़ा ज्यादा ही जानते हैं, आपके टीचर आपसे थोड़ा ज्यादा जानते हैं, तभी तो नॉलेज का फ्लो हो रहा है। आप समझ गए मेरी बात को। पानी का फ्लो क्यों हो रहा है, पानी का फ्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हाइयर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। ऐसी नॉलेज का फ्लो क्यों हो रहा है, वो खाली घड़ा है, ये भरा घड़ा है, भरे से खाली की तरफ नॉलेज जाएगी।
कम, ज्यादा से कम की तरफ जाएगी। ऐसे यहां पर भी है, ऐसे यहां पर भी है। चार्ज जब फ्लो करेगा, चार्ज जब फ्लो करेगा तो हाइयर से लोअर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है, जब सर्किट के अंदर लगेगा तब। अब ये वर्क कैसे होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। देखो जी, हमने बैटरी से कनेक्ट करके एक बल्ब लगा दिया ऐसे, ठीक है, एक बल्ब को मैंने कनेक्ट कर दिया, ओके। अब आप ये समझोगे करंट चलता कैसे है, ठीक है। थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, ठीक है, सुस्ताना थोड़ा बंद कर दो, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट बात है, अब ये इंपॉर्टेंट बात है। कैसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो आप मुझे एक बात बताओ, ये वाला टर्मिनल बैटरी का किस तरीके का चार्ज पे है, कैसा चार्ज है यहां पर? आप बोलोगे सर यहां पर नेगेटिव चार्ज है। ये वाली कैप वाली जो साइड है, ये वाली, ये कैसी चार्ज है? आप बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये वाला इलाका नेगेटिवली चार्ज, ये वाला इलाका पॉजिटिवली चार्ज, ये वाला एरिया नेगेटिवली चार्ज, ये वाला एरिया पॉजिटिवली चार्ज। मुझे एक बात बताओ, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे? क्या वायर एक मेटल का प्रोडक्ट है या नहीं? मेटल है या नहीं? हां मेटल है। और मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नहीं होते? होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल तो देना चाहता है इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो कैटायन बनता है, तभी तो वो कैटायन बनता है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करना चाहता है, यानी उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। बैटरी इसी का फायदा उठाती है, बैटरी इसी का फायदा उठाती है। वो क्या करती है पता है? ये जो नेगेटिवली चार्ज वाली साइड है ना, ये धक्के मारती है इलेक्ट्रॉन्स को। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को? अंदर के भी होते हैं पर बाहर के भी होते हैं। तो कंप्लीट फ्लो बनता है इलेक्ट्रॉन्स का। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बैठा है धक्का खाएगा, इससे आगे बढ़ेगा। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बैठा है रिपल्शन, अरे रिपल्शन हो रहा है नेगेटिव नेगेटिव वाला, समझ रहे हो ना? धक्के क्यों मार रही है? नेचर है वो, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपल होता ही है। तो इस तरफ से धक्के लगने शुरू होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देता है, कर देता है। और ये देखो इधर वाला कौन है? इधर वाला पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाला अभी तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। तो ये बैटरी जो है कंप्लीट पैकेज है। एक तरफ धक्का मारती, दूसरी तरफ प्यार करती है। एक तरफ से लात मारेगी, उस तरफ से गले लगाएगी इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसा होता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है, इधर आएगा, यह प्यार करने लगेगी, ये वाला हिस्सा इसको अट्रैक्ट करने लगेगा, और यहां आकर के इलेक्ट्रॉन फिर रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर मतलब चला जाता है, ठीक है ना। अंदर की फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बातें हैं सारी, वो बैटरी के अंदर की बातें हमने नहीं करनी। कैथोड एनोड इलेक्ट्रोलाइट किस तरह से बैटरी खत्म होती है, वो सारी बातें अपने को नहीं करनी। खत्म होने का मतलब आप ये समझ सकते हो कि करंट चलना बंद हो गया। करंट चलना क्यों बंद हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया। मेरे पास जितनी नॉलेज थी वो सारी की सारी मैंने एक जने को दे दी, अब मेरे से और नॉलेज नहीं लेता वो, अब मेरे पास नहीं आता वो, क्योंकि मेरे पास जितनी नॉलेज थी वो सारी वो ले चुका है। वो तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया मुझसे, कह रहा सर ठीक है भाई, इससे ज्यादा आपको भी नहीं आता तो मैं क्यों हूं आपके पास। अब वो मेरे जितना ही नॉलेजेबल हो गया है, अब वो मेरे जितना ही नॉलेजेबल हो गया है। जैसे ये टंकियों का दोनों पानी बराबर हो गया था, ठीक है ना, तो अब तो कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा। ऐसे जब दोनों बराबर नॉलेज लेवल पर आ जाएंगे तो भी नॉलेज का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा, ऐसा समझ सकते हो आप। मतलब ठीक है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता और अच्छा डिस्कशन करें वो, ठीक है, इंटेलेक्चुअली ग्रो करें, ठीक है, वो सारी अलग बातें हैं, है ना, सिचुएशनल बातें हैं वो सारी। तो ऐसे ही यहां पर हो जाएगा करंट बंद। कब? जब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0। अभी तो 12 वोल्ट है, अभी तो हर चार्ज, हर एक कूलम के चार्ज पर 12 जूल का वर्क डन हो रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इस अंदर की बैटरी का रिएक्शंस खत्म हो जाएंगे सारे होने। ड्राई सेल है ना ये, तो एक दिन ये ड्राई हो जाएगा ठीक है ना, एक दिन ये बेचारा मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम तक तो चल नहीं सकते, केमिकल रिएक्शंस ही हैं। तो जब तक केमिकल एनर्जी जिंदा है तब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिंदा है। जिस दिन केमिकल एनर्जी खत्म हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी खत्म हो जाएगी और बल्ब का जगना बंद हो जाएगा। बल्ब जो ग्लो कर रहा है उसका ग्लो खत्म हो जाएगा, है ना, बटन बंद हो जाएगा, वही वाली बात है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है बच्चे ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। और मैंने तुमसे कहा था ना, पिछले लेक्चर में मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करता है तो करंट ऐसे फ्लो करता है, उल्टा माना जाता है, होता नहीं है, होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं चल रहा यहां से यहां,
मानते हैं लेकिन बस, क्योंकि एक करंट को एक पॉजिटिव एंटिटी ट्रीट करते हैं आज तक, ठीक है ना, पूर्वजों की रिस्पेक्ट रखने के लिए आज तक उसको एक पॉजिटिव एंटिटी ट्रीट करते हैं। तो इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चला तो करंट ऐसे चला, तो करंट ऐसे चला, ऐसे 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 ऐसे, यहां से निकलेगा। बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलता है, ठीक है। अभी सर्किट डायग्राम बना करके देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा करंट किस तरह से निकलता है, कैसे निकाला जाता है करंट को, ठीक है ना। जबरदस्ती निकाला जाता है, असल में थोड़ी निकलता है, असल में तो यहां से इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं, है ना। एक्चुअली समझें तो इलेक्ट्रॉन ही चल रहा है, करंट थोड़ी कुछ है, ठीक है ना। तो करंट को हम ऐसा मानते हैं कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा है। आई, ये रहा आई, आई से डिनोट करते हैं ना करंट को, ये रहा आई। तो आई कैसे चल रहा है, आई चल रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी ऐसे चलेगा करंट। वही करंट, कन्वेंशनल करंट आई, जिसको हम लोग लिखते हैं, और एम्पियर के अंदर जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसी करंट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, कंफ्यूज ना होना। तो यहां से जो करंट निकल रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, उसी को आई करंट, कन्वेंशनल करंट या सिर्फ करंट कहते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो का उल्टा फ्लो करता है, ठीक है जी। बात समझ में आ गई ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का उल्टा फ्लो करता है, वही वाला करंट। अब आप समझ गए ना इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, धक्के लग रहे हैं, धक्के लगे 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 लगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे चला, लेकिन करंट का फ्लो उल्टा चला। बैटरी के पॉजिटिव से करंट को निकाला जाता है और बैटरी के नेगेटिव में करंट को डाल दिया जाता है, ठीक है, यह तरीका होता है। एक बार एक क्लिप देख लो आप लोग, GIF, ठीक है, कि किस तरीके से ये चीज चल रही है। देखो, ये नेगेटिव साइड है, एनोड कहते हैं, बचपन में याद होगा आपको। पॉजिटिव साइड को कैथोड कहते हैं, बीच में इलेक्ट्रोलाइट है जहां चार्ज फ्लो कर सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इज द मतलब वो लिक्विड मीडियम होता है ना, ऐसा मीडियम जो कंडक्टिविटी दिखाता है, कंडक्शन करता है, बस वही बात है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स है। करंट नहीं दिखा रखा यहां पर, करंट नहीं दिखा रखा यहां पर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखा रखा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, और देखो आप बल्ब जल रहा है, ठीक है बच्चे। तो ये एक ऐसी क्लिप ले आया मैं, आगे चलते हैं। ये लो जी, NCERT प्रॉब्लम, पॉज कर दो जरा वीडियो को और करके देखो इसको आप लोग, ठीक है, पॉज कर लो। आओ स्टार्ट करते हैं इसको। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा भाई। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 2 कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। आओ गिवन लिखें, आओ गिवन लिखें। क्या क्या गिवन है, ये क्या लिखा हुआ है, चार्ज कितने का, 2 कूलम का, यानी Q दिया हुआ है आपको 2 कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होती है वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या दिया हुआ है, 12 वोल्ट, ठीक है। फाइंड ये करना बच्चे, क्या है, टू फाइंड वर्क डन, W निकालना है आपने। फॉर्मूला क्या था, नहीं याद आ रहा, एक ही तो बताया आज यार, वो भी नहीं याद आ रहा तुमको, है वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। यही फॉर्मूला एक लौता, उसको लगाओ और आंसर निकालो, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं था, सिंपल सा था ये तो। आओ देखिए, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। V कितना है, 12, रख दो। NCERT का क्वेश्चन है ये, इन टेक्स्ट है शायद, या एग्जाम्पल है, ठीक है। वर्क डन, चार्ज चार्ज 2 कूलम, 2 जाके 12 से मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा 24, ठीक है ना, 24 हो जाएगा। तो ये वर्क डन कितना निकल के आ गया, वर्क डन निकल के आ गया 24 जूल्स। यूनिट नहीं लिखोगे गड़बड़ हो जाएगी, आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है। तो वर्क डन हो गया 24 जूल। आगे बढ़ते हैं। सर्किट एलिमेंट्स, कहा था मैंने आपसे सर्किट डायग्राम के बारे में बात करेंगे। सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें लगती हैं उसकी एक लिस्ट NCERT से निकाली हुई, ठीक है। बाहर नहीं जाएंगे, NCERT तक ही रहेंगे। ये रही, देख लो आप, बहुतों से तो परिचित हो गए आप। इलेक्ट्रिक सेल, जब एक सेल हो तो एक बार दिखाना, पूरी बैटरी हो यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो तो कहीं कहीं दिखाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो बैटरी और सेल के बीच में आप डिफरेंस समझ रहे होगे, कई सारे सेल से मिलकर के बैटरी बनी हुई है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को बैटरी कहते हैं, वही वाली बात है, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, उसी सेल का पॉजिटिव बड़ा करके दिखाते हैं, नेगेटिव छोटा डंडा दिखाते हैं। बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव। करंट कैसे चलेगा,
ऐसे, और ऐसे घुस जाएगा आकर के, ये होगा आई, है ना, ये बल्ब होगा, ये बल्ब होगा, करंट ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं लेकिन दिखाने नहीं होते। डील तो करंट के साथ करनी है अपने को, है ना, डील तो हमने करंट को करना है, इसलिए यहां से करंट ऐसे 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 दिखाते दिखाते ऐसे घुसा देते हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव से करंट निकाल करके नेगेटिव में घुसाते हैं, याद रखना, ठीक है। ऐसे ये सबके एक तरफ ही मुंह है, ध्यान दो, ध्यान दो, सबके एक ही तरफ मुंह है, इसका भी फेस इस तरफ, इसका भी फेस इस तरफ, इसका भी फेस इस तरफ है, यानी तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे या काटेंगे दूसरे को? ये तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे, हेल्प करेंगे एक दूसरे की, या उनको काटेंगे? तो आंसर है भाई सबके मुंह एक ही तरफ है ना, सबके फेसेस जो है वो एक ही तरफ हैं, तो इसलिए दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तीसरे पर चलते हैं, प्लग की स्विच ओपन। ओपन स्विच का मतलब करंट नहीं चल रहा, I इज 0। क्लोज का मतलब I इज नॉन जीरो, मतलब कुछ ना कुछ करंट चल रहा है, ये मतलब है इसका, कनेक्शन सेटअप हो रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब है स्विच ऑन करना, ठीक है, ऑन करना, ये ऑन है, ये ऑफ है, ठीक है ना, इसको ऑफ करना, इसको ऑन करना। वायर जॉइंट, वायर के अंदर जोड़ लगा दिया एक और वायर का, वायर के अंदर एक वायर का और जोड़ लगा दिया, टेपिंग कर दी उसकी, आपस में जोड़ करके टेप कर दिया उसको, वही कर रखा है यहां पर। मतलब अगर करंट ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा ना, करंट कौन, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, करंट कौन है, करंट कोई इमेजिनरी चीज नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का उल्टा फ्लो है बस, उसको नाम करंट दे रखा है ना। फ्लो किसका है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, फ्लो किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसको तो दो रास्ते मिल गए, तो हां, इधर से भी जाएगा करंट कुछ और I1, इधर से भी जाएगा करंट कुछ I2, और I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 ही होगा, क्योंकि कुछ भी चार्ज वेस्ट नहीं होगा, अटकेगा थोड़ी, बैठ थोड़ी जाएगा चार्ज जाकर के, या तिराहे पे जाके बैठ गया वो कि मैं नहीं उठूंगा, ऐसा थोड़ी होगा। आया है तो जाना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, जो इस दुनिया में आया है उसको जाना पड़ेगा। ऐसा ही है यहां पर भी, करंट आएगा तो करंट रुक थोड़ी सकता है, फिर तो वो करंट ही नहीं है अगर वो रुक गया तो। फ्लो का मतलब फ्लो हो, वाकई ही फ्लो हो, तो वाकई फ्लो करने के लिए करंट आएगा और जाएगा भी, तो I1 और I2 दोनों का एडिशन होगा। I इज द एडिशन ऑफ I1 एंड I2, यानी I जो है कुछ कुछ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला में कोई ज्वाइनिंग नहीं है, टपा रखी है तार, ऐसा है मतलब, ठीक है ना, ऐसा है, टच नहीं हो रहा आपस में, ठीक है ना, टाप के जा रहा है इसके ऊपर से, यानी यहां करंट कुछ और I1 तो यहां भी वही I1 मिलेगा आपको, इधर अगर करंट I2 तो इधर भी I2 ही मिलेगा आपको, ये ऐसे टाप के ऊपर से आ रही है इसके, ठीक है ना, बस। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। इलेक्ट्रिक बल्ब मैंने अभी बनाया था, 2 बार बनाया मैंने बल्ब, ठीक है ना, तो इस तरीके से दिखाते हैं बल्ब को, ओके, ऐसे करके भी दिखाते हैं, या सिर्फ ऐसे बना करके, फिलामेंट दिखा रहे हैं एक्चुअली में बल्ब का, ठीक है। ये कौन बनाएगा भाई, ये कोई नहीं बनाता, ये बनाओ, ठीक है। रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस क्या होती है नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसकी शेप आप देख लो ऐसी, स्पीड ब्रेकर, है ना, नाम भी तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्ट करना, है ना, रेजिस्ट करने का मतलब क्या होता है, रुकावट पैदा करना, तो वो रुकावट ही है, देखेंगे क्या होती है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, चेंज होने वाली रेजिस्टेंस है ये। एक रेजिस्टेंस हो गई फिक्स वैल्यू की, एक रेजिस्टेंस हो गई वेरिएबल वैल्यू, यानी चेंज हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, 3.5 भी, 4.5 भी, इस तरह की कुछ उसका ये सिंबल है, ऐसे करके एरो, या ऐसे ऊपर से दिखाते हैं उसको, ठीक है। रियोस्टैट नाम होता है उस डिवाइस का, ठीक है, वो डिवाइस की फोटो मैं अगली बार लेकर के आऊंगा, ठीक है। एमीटर करंट नापता है, ए लिखा हुआ है, एम्पियर, एमीटर, ठीक है, मेजर्स करंट, और वोल्टमीटर मेजर्स वोल्टेज। आपने दोनों पढ़ लिए, अब आप दोनों को जानने लगे हो, है ना। अच्छा, बिना वोल्टेज के करंट हो सकता है क्या बिना वोल्टेज के करंट हो सकता है क्या बिना करंट के वोल्टेज हो सकती है क्या मतलब है इस बात का। अच्छा, पहले कौन आया है, वोल्टेज पहले आई या करंट पहले आया, सोचो जरा इस बात पर, और कमेंट में लिखना इस चीज को कि वोल्टेज पहले या करंट पहले। मम्मी कौन है, वोल्टेज मम्मी या करंट मम्मी? भाई मां से ही तो बच्चा पैदा होगा, तो बच्चा कौन है, मां कौन है, ये बताना आपको, है ना। ऐसे लिखना मदर और बच्चा, ठीक है ना, सन डॉटर कुछ भी हो सकता है, बेटा बेटी एक समान, ठीक है। तो एम मीटर मेजर्स करंट और वोल्ट मीटर मेजर्स वोल्टेज।
ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं V और ऐसे बनाते हैं A, ठीक है। सर्किट डायग्राम की ड्राइंग कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। वैसे हम लोग लेक्चर की लास्ट लेग पर हैं इस टाइम पर, ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हम लोग लेक्चर को, तो इसलिए एक सर्किट डायग्राम हम एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम कई सारी चीजें इंक्लूड कर लेंगे, मैक्सिमम जितनी हो सकती हैं, सब कुछ नहीं भर देंगे, कोशिश करेंगे कि भाई ज्यादातर मैक्सिमम चीजें आपको लगानी आए सर्किट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई सर्किट के लिए कौन जरूरी है, और ये हिंट भी है, बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव, ठीक है ना। बैटरी आएगी तो करंट चलेगा, और आगे बढ़ाते हैं, करंट चलेगा तो उस करंट को नाप लेंगे एमीटर से, है ना। एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। आप जब प्रैक्टिकल करोगे लैब में जाकर के, कभी कोरोना हटेगा, कभी स्कूल खुलेंगे, कभी जाना तो पड़ेगा, इस साल नहीं, अगले साल तो उसके अगले साल 12th में जाकर के कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है। तो वहां पर आप देखोगे इस चीज को कि प्लस के साथ प्लस जोड़ना पड़ेगा आपको, तारों को लेकर के, वायर्स को लेकर के, ठीक है ना। और दूसरी तरफ नेगेटिव होगा, एक तरफ पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ता है, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। और आगे बढ़ाएं, एक बल्ब जोड़ देते हैं भाई, ये रहा, एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, है ना, ये बल्ब हो गया, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसका नाम है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, और जो बैटरी आपने लगाई है उसकी वोल्टेज तो आपको पता ही होगी, मतलब पता होती ही है, गिवन होती है वो, ठीक है ना। तो हम ये कोशिश करते हैं कि भाई वोल्ट मीटर और कहीं नाप ले वोल्टेज को, किसी और जगह पर वो वोल्टेज देख ले, जैसे हम उसको बल्ब के अक्रॉस कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे, उसको हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे, ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, माने दो अलग अलग वोल्ट मीटर लेकर के आए, दो अलग अलग वोल्ट मीटर लेकर के आए, एक जोड़ा बल्ब के अक्रॉस, शब्द यूज करते हैं अक्रॉस, यानी ऐसे डालना है, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है ना, दो तारे चाहिए ऐसे जाएंगी वो, ठीक है ना, एक ये हाइयर एक ये लोअर, ऐसे, ठीक है, एक हाइयर एक लोअर, तो बल्ब के अक्रॉस हाइयर कितना है लोअर कितना है वो V1 से नापा जाएगा, ऐसे ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस हाइयर कितना है लोअर कितना है वो V2 से नापा जाएगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, एम मीटर को सीरीज में लगाते हैं, साइड में लिख रहा हूं इस चीज को, और इसको पैरेलल में, ठीक है। वो इसीलिए पैरेलल में क्योंकि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल नाप पाए, ठीक है। आगे बढ़ाओ, ये कौन है, ये कौन है, स्विच, है ना, की, प्लग, प्लग की बोल देते हैं इसको। तो अगर करंट चल ही रहा है तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं इसको, ठीक है ना, ये स्विच, ठीक है, यानी की क्लोज्ड है, की क्लोज्ड का मतलब बंद नहीं है, ऑन है, स्विच ऑन है, स्विच ऑन है, स्विच ऑन है तो करंट चलेगा, है ना, तो कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे 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 ऐसे, और आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, वो अंदर कैसे जाएगा वो बात की बातें सारी देखेंगे अगले अगले लेक्चर्स के अंदर हम लोग ये चीज, ठीक है। करंट ऐसे आएगा और ऐसे आकर के वापस बैटरी में घुस जाएगा, ये सिस्टम है, ठीक है जी, ये सिस्टम है। कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखना बेटा, कोशिश करेंगे उसको कवर करने की, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चैलेंजर प्रॉब्लम्स, ठीक है, दो प्रॉब्लम दे रहा हूं, एनटीएससी लेवल की ही है ये, ठीक है, और अच्छा लेवल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता रखा है, एक ए पॉइंट पर इतना, एक बी पॉइंट पर इतना, जाना पड़ेगा आपको वीडियो के शुरुआत में देखने के लिए कि क्या फॉर्मूला था वो, है ना। एक ए पर 10 और बी पर -10, पूछ रहा वर्क डन कितना करना पड़ेगा। एक चार्ज को, ये चार्ज दे रखा है, एक चार्ज को ए से बी लेके जाने के लिए, यानी +10 से -10 पर ले जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उस चार्ज के ऊपर, ठीक है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उस चार्ज के ऊपर, तो आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो ये
यहां पर जरूर जूल आना चाहिए था, वो छूट गया है, तो आप समझ जाना भाई, ठीक है। मेरे को नहीं आधे नंबर कटवाने अपने, ठीक है ना। तो जूल 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 सब जगह लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके, तो एक तो ये हो गया, हिंट दे रहा हूं आपको मैं यहां पर, ठीक है, हिंट ले लो, यही लगेगा भाई, वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू डेल्टा वी। ट्राई करना, हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी शोन बिलो। ये एक बैटरी दिखा रखी है आपको, प्लस माइनस खुद लगाओ, फेसेस खुद देखो, कहां कहां किसके किसके फेसेस हैं, ठीक है। उस हिसाब से आपको आंसर करना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का कितना है, ठीक है। एनटीएससी में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आते रहते हैं, ठीक है जी। तो ये दो चैलेंजर प्रॉब्लम्स थी, आसान आसान नहीं है, पिछली जैसी मुश्किल नहीं है, पिछली वाली डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी, विच वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल एंड वाई। काफी दिक्कत आती है बच्चों को ये क्वेश्चन करने में, ठीक है। तभी जानबूझ करके ऐसा क्वेश्चन डाला गया था कि इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे आधा अंडा पॉसिबल नहीं होता है ना, 3/4 अंडा का ऑमलेट खाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। 25% केला कोई आपको बेचेगा नहीं, है ना। या तो एक खरीदोगे या दो खरीदोगे या तीन खरीदोगे। ऐसे ही आपको इन चारों के अंदर ना इंटीग्रल वैल्यू देखनी थी, किसमें आ रही है, जो किसमें नहीं आ रही है, सॉरी नॉट है ना, नॉट पॉसिबल। इंटीग्रल वैल्यू किसमें नहीं आ रही है वो दिखाना, वो आपका आंसर टिक होना था, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं फटाफट से, इसको सॉल्व करता हूं। देखो जी, ये चार्ज दिया हुआ है, क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं। तो ऐसा है ना भाई, ये चार्ज दिया हुआ ना, यानी ये क्यू दिया हुआ है, क्यू, और फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एनई। ये एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, और इस एन की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए। इंटीजर आ रही है तो छोड़ देना, नहीं आ रही टिक मार देना, वही नॉट पॉसिबल हो जाएगा। एन इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय ई। ये लगाओ चारों केसेस के अंदर, चारों में लगाओ, चारों में लगाओ। ई क्या होता है, आओ कर ही लेते हैं। पहला है 1.6 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यही तो होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। 1.6 से 1.6 कटा, -18 से -18 कटा, एक प्लस साइन ऊपर जाएगा, और ये n की वैल्यू निकल के क्या आ रही है, 10 आ रही है। यानी 10 इलेक्ट्रॉन तो खरीदे जा सकते हैं ना, 10 पॉइंट तो नहीं है। फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, डेसिमल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, बस इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर क्या है बेटा, 10 है। ये आंसर नहीं है आपका, मतलब ये पॉसिबल चार्ज है ना, ये चार्ज पॉसिबल है। इसको देखते हैं, 3.2 इंटू 10 की पावर -17। ओके ओके, फिर से क्या करना है, क्यू अपॉन ई करना है। तो क्यू है अपॉन ई, दो पे कट जाएगा ये तो, 16 एकम 16, 16 तो नहीं 32, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, जैसे मर्जी कर लो। 1.62 था 3.2 होता है, ठीक है ना। -17 से इसका -17 कट गया, लेकिन 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, और 100 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 200। तो 200 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इंटीजर वैल्यू है, यानी पॉसिबल है। ये चार्ज ही पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। इसको देखते हैं पॉसिबल है या नहीं है, इसको देखते हैं। 3.2 इंटू 10 की पावर -21। ओके, यहां लिखता हूं 3.2 इंटू 10 की पावर -21 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19। हर बार ये क्यू बाई लगाते जाना है आपको। ये 2 पर कटा, 19 ऊपर जाएगा तो -2 रह जाएगा, 19, 20, 21 है ना, -2 रह जाएगा, यानी 1/100 रह जाएगा, तब भी 1/100 रह जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 डिवाइड बाय 100, यानी 0.02। अरे ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन होता है क्या, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, ये क्वांटाइजेशन है क्या, या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो या ना हो, ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, 0.02 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो आंसर ये है आपका सी। डी को भी देख लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस भी हो सकती है भाई, है ना, मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। चारों को देखो, 1.6 इंटू 10 की पावर -22 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 1.6 से 1.6 कट गया, 19 ऊपर जाएगा, 20, 21, 22, 1/1000, यानी 0.001। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉन देखा है तुमने, एक देखा हो, 2 देखा हो, 3 देखे हो, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये भी नॉट पॉसिबल है, सी और डी दोनों ही नॉट पॉसिबल है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अ फ्लो ऑफ 10 रेज़ टू पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये n है बेटा, कलर चेंज करता हूं, बहुत हो गए।
देखो जी, ये n है, ये n है, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड है। करंट फाइंड करना है, I फाइंड करना है। आओ फॉर्मूला लगाएं, I इज इक्वल टू होता है Q डिवाइड बाई T, है ना। I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई T, और Q क्या होता है? Q होता है NE, रख दो यहां पर, NE डिवाइड बाई T। N कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 की पावर 7, 10 की पावर 7। E कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और अपॉन में टाइम कितना है? वो तो 1 सेकेंड ही है, वो तो 1 सेकेंड ही है ना। तो 7 और 19 ये माइनस हो जाएंगे, माइनस 19 है ना, 10 की पावर 7 और 10 की पावर माइनस 19 माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 12। ए आंसर है, ठीक है जी, ए आंसर है। हो गया डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ओम्स लॉ, लेक्चर नंबर 3 में, इन नेक्स्ट लेक्चर, यहां आना था कोई बात नहीं, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस क्या होती है ये देखेंगे, स्लोप वी आई कर्व का, वी और आई का ग्राफ, उसको देखेंगे। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, माने किन किन चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है। और चौथा है डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये दो अलग अलग टर्म्स होती हैं, लेकिन बच्चा हमेशा कंफ्यूजन में रहता है कि ये क्या है और ये क्या है, एक सी ही लगती है उसको। रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी करके आ जाता है, रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस करके आ जाता है, सिंबल भी अलग है, डेफिनेशंस भी अलग हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग मिलते हैं अगली बार, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।